आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशियोलॉजी में। आज हम देखेंगे संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राल्फ डेरेनडॉल्फ के विचार। यह वीडियो मुख्य रूप से एमए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है जो संबंधित है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशियोलॉजी बाय उमेश सर। तो जैसा कि आपको बताया गया, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है राल्फ डेरेनडॉल्फ का संघर्षात्मक सिद्धांत। राल्फ डेरेनडॉल्फ का संघर्षात्मक सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ राल्फ डेरेनडॉल्फ। तो यहाँ देखें, राल्फ डेरेनडॉल्फ को प्रतिष्ठा दिलाने वाली उनकी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो प्रकाशित हुई 1959 में, द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसकी आधारशिला जबरदस्ती का सिद्धांत है। अब यहाँ पे आप देखें तो राल्फ डेरेनडॉल्फ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कंपटीशन में बार बार पूछी जाती है। इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने अपने संघर्षात्मक सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया है, और इनका जो सिद्धांत है वह द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है, और इसकी जो आधारशिला है वो जबरदस्ती का सिद्धांत पर आधारित है। और देखिए, आपका संघर्ष सिद्धांत मूलतः शक्ति और सत्ता के संबंधों पर आधारित है। इनका जो ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत है या द्वंद्वात्मक संघर्ष का जो सिद्धांत है वो जो है शक्ति और सत्ता के संबंधों पर आधारित है। सत्ता संरचना जो प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होता है, अनिवार्य रूप से स्वार्थ समूहों को संगठित करती है और इस रूप में संघर्ष की संभावनाओं को जन्म देती है। अब यहाँ देखें, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें देखें तो सत्ता संरचना जो है सामाजिक संगठन का एक अभिन्न अंग होता है, एक अभिन्न भाग होता है, और इस तरह का जो सत्ता संरचना है वह क्या करती है, अनिवार्य रूप से स्वार्थी समूहों को जन्म देती है। और ये स्वार्थी समूह क्या करते हैं कि सत्ता के आधार पर संगठित होते हैं और संगठित होते हैं, जिसके कारण से संघर्ष की संभावनाएं जो है वो बन जाती हैं। या यूँ कह लें कि ये स्वार्थी समूह सिर्फ अपने हितों के लिए जो है कार्य करते हैं, अन्य इनके प्रकार अपने हितों के लिए काम करने लगते हैं, जिसके कारण से संघर्ष जो है वो उत्पन्न होता है। वास्तव में समाज में सत्ता का बंटवारा समान नहीं होता, इसीलिए संघर्ष हो जाता है। तो आप देखें, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी हैं, उन सामाजिक व्यवस्थाओं में जो सत्ता का बंटवारा होता है उसमें समानता नहीं होती, बल्कि असमानता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में जो है संघर्ष दिखाई देता है। आइए आगे देखें अगले स्लाइड पे। तो संघर्ष सिद्धांत के बारे में डेरेनडॉल्फ के दो बड़े सरोकार हैं। यहाँ पे आप देखें, कहा जा रहा है कि संघर्ष सिद्धांत के बारे में डेरेनडॉल्फ के दो बड़े सरोकार हैं। देख लें कौन कौन से हैं। पहला तो यह कि आपने समाज की यथार्थता के विश्लेषण के बारे में सामान्य सिद्धांत रखे हैं। डेरेनडॉल्फ ने समाज की यथार्थता को जानने के लिए एक सामान्य सिद्धांत जो है वो रखा है। इस सामाजिक विश्लेषण में आपका सबसे बड़ा तर्क यह है कि समाज में शक्ति, पावर का बहुत बड़ा महत्व है। अब ये कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में शक्ति या पावर का सबसे बड़ा महत्व होता है। इस शक्ति के उत्पन्न संघर्ष को कोई टाल नहीं सकता। इस शक्ति से उत्पन्न संघर्ष को कोई टाल नहीं सकता, अर्थात संघर्ष अपरिहार्य है। तो जो पावर है, जो शक्ति है, जो शक्ति का असमान बंटवारा जो है, शक्ति या सत्ता का जो असमान बंटवारा किया गया समाज में, उसकी वजह से जो है समाज में संघर्ष होते हैं और इसको टाला नहीं जा सकता। ये कहा जा रहा है कि संघर्ष अपरिहार्य है, संघर्ष को टाला नहीं जा सकता। अगला देखें, दूसरा आपका मानना है कि समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं अवश्य होती हैं जो व्यवस्थित रूप से ऐसे समूहों को पैदा करती हैं जिनके हित या स्वार्थ संघर्ष की अवस्था को बढ़ाते हैं। अपने निजी या जातीय हितों वाले यह समूह बराबर इस बात के लिए संघर्षरत रहते हैं कि शक्ति का फिर से बंटवारा होना चाहिए। अब ये देखें, दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई समाज में कुछ संस्थाएं ऐसी होती ही हैं जो व्यवस्थित रूप से कुछ ऐसे समूहों को जन्म देती हैं या हित समूहों को जन्म देती है, स्वार्थ समूहों को जन्म देती हैं, जिसके कारण से संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब व्यक्ति क्या करता है कि अपने निजी स्वार्थ या जातीय
हितों वाले समूह बराबर क्या करते हैं, जो ये स्वार्थी समूह होते हैं, अपने निजी हित वाले जो समूह होते हैं, ये समूह लगातार इस बात को लेकर संघर्षरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि शक्ति का पुनर्बंटवारा किया जाए। तो ये दो बातें इन्होंने प्रमुख रूप से कहा जो है कि शक्ति का प्रमुख स्थान होता है समाज में, और संघर्ष जो है अपरिहार्य है। किससे होता है, तो शक्ति से उत्पन्न संघर्ष को टाला नहीं जा सकता। दूसरा ये कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कुछ स्वार्थी समूहों को पैदा करती हैं, जिसके कारण से संघर्ष होता है। लोग क्या करते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए, जाति हित के लिए या अपने समूह के हित के लिए बराबर जो संघर्षरत रहते हैं कि शक्ति का पुनर्बंटवारा होना चाहिए। अगला देखें तो डेरेनडॉल्फ की मान्यता है कि संघर्ष के बीच हर सामाजिक संरचना में निहित होते हैं। अब डेरेनडॉल्फ की अपनी मान्यता ये कहते हैं कि जो संघर्ष के बीज होते हैं वो हर सामाजिक संरचना में निहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के प्रत्येक भाग में निरंतर परिवर्तन होता है। और इसी संघर्ष का ही परिणाम है कि सामाजिक संरचना में लगातार परिवर्तन होता है, क्योंकि सत्ता संरचना में सत्ता का सदैव असमान विभाजन होता है। अब यहाँ देखिए कि जो समाज है उस सामाजिक व्यवस्था में जो सत्ता संरचना है उसमें सदैव असमानता दिखाई देती है। जिसके पास ज़्यादा सत्ता होती है वो प्रभुत्व संपन्न शासक बन जाते हैं, जिसके पास या जिसके हाथों में सत्ता अधिक होती है वो प्रभुत्व संपन्न क्या बन जाते हैं, वो शासक बन जाते हैं। जबकि सत्ताहीन या कम सत्ता वाले लोग अधीनस्थ की स्थिति में होते हैं। अब जिनके पास सत्ता, जो सत्ताहीन है, जिनके पास सत्ता नहीं है, वो क्या करते हैं जो है कि या कम सत्ता है जिनके पास, वो क्या करते हैं कि जो शासक बन जाते हैं, जो प्रभुत्व संपन्न जिसके पास सत्ता अधिक होती है उसी के अधीनस्थ बन जाते हैं वो, या उसी के अंडर में हो जाते हैं। प्रभुत्व संपन्न कुछ लोगों को वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने अधीनस्थ लोगों पर शासन करें। अब यहाँ देखें कि प्रभुत्व संपन्न जो कुछ लोग होते हैं उनको सामाजिक या वैधानिक मान्यताएं भी प्राप्त होती हैं कि वह अपने अधीनस्थ या अपने से नीचे वालों के ऊपर जो है वो शासन करें और उन पर नियंत्रण रखें। ये अधिकार जो है समाज उनको दे देता है। सत्ता के इस अधीनस्थ के कारण दो विरोधी समूहों का जन्म प्रधानता एवं अधीनस्थता की दो स्थितियों के अनुसार होता है। अब सत्ता के इस अधीनस्थ के कारण जो है दो वर्गों का जन्म हो जाता है या दो समूहों का उदय हो जाता है। एक जो है प्रधान समूह होता है और दूसरा जो अधीनस्थ समूह होता है। एक तो वह जो आदेश देते हैं और दूसरे वो जो इन आदेशों का पालन करते हैं। अब यहाँ देखें कि जन प्रधानता और अधीनस्थता के दो स्थितियों के अनुसार होता है। अब ये कहते हैं कि एक ऐसा समूह होता है जो आदेश देने वाला समूह होता है और दूसरा जो होता है वो आदेश का पालन करने वाला समूह होता है। जैसे एक छोटे से दफ्तर में दो विरोधी वर्ग अफसर और अधीनस्थ होते हैं जिसमें संघर्ष की संभावना सदा बनी रहती है। अब कोई ऑफिस का उदाहरण दिया जा रहा है कि कोई ऑफिस है, छोटा सा दफ्तर है, कोई ऑफिस है, उसमें अधिकारी और जो उसके अधीन काम करने वाले जो लोग होते हैं तो उनके हितों में जो है वो विरोध होता है, जिसके कारण उनके अंदर उन लोगों में संघर्ष की संभावनाएं जो है वो बनी रहती हैं। चलिए अगला देखें हम जो है स्लाइड। तो यहाँ टर्नर का मानना है कि डेरेनडॉल्फ का सिद्धांत एक द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत है। टर्नर ये मानते हैं कि जो डेरेनडॉल्फ का सिद्धांत है संघर्ष का वो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक क्यों है, तो द्वंद्वात्मक इसलिए कि किसी भी समाज में दो समूहों के बीच संघर्ष निरंतर चलता रहता है। ये कहते हैं कि द्वंद्वात्मक क्यों है, क्योंकि ये कहते हैं कि दो समूहों के बीच निरंतर जो है संघर्ष जो है चलता रहता है। वो कौन से समूह हैं, तो यहाँ देख लें जिसमें एक वह समूह है जिसके पास अधिकतम शक्ति है और दूसरा वह समूह है जिसके पास न्यूनतम शक्ति है। समाज दो वर्गों में जो इन्होंने बांट के बताया, कहा कि एक तो वह वर्ग है, वह समूह है जिसके पास अधिकतम शक्ति होती है और दूसरा वह समूह है जिसके पास न्यूनतम शक्ति होती है। चूँकि किसी भी समूह के हितों की पूर्ति शक्ति से होती है, इसी कारण विभिन्न समूहों में शक्ति के पुनर्बंटवारे के लिए संघर्ष चलता रहता है, जिससे समाज में परिवर्तन होता है। अब ये कहते हैं कि जो चूँकि किसी भी समूह का जो हित या जो हित की पूर्ति जो होगी वो किससे होगी, तो ये कहते हैं कि शक्ति से ही लोगों के हित की या समूहों के हितों की पूर्ति होती है, जिसके कारण विभिन्न समूह क्या करते हैं, शक्ति के पुनर्बंटवारे को लेकर जो है लगातार संघर्ष करते रहते हैं, जिससे कि समाज में परिवर्तन होता है। अब यहाँ देखें ये संघर्ष करने वाले लोग कौन होते हैं, तो ये लोग वो होते हैं जिनको शक्ति कम प्राप्त है। जिनके पास शक्ति कम प्राप्त है या शक्ति नगण्य है, वही जो है शक्ति के पुनर्बंटवारे की बात करते हैं। जिनके पास अधिकतम शक्ति है वो कभी भी परिवर्तन की बात नहीं करते या शक्ति के पुनर्बंटवारे की बात नहीं करते।
चलिए आगे देखें। तो डेरेनडाल्फ का यह संघर्ष सिद्धांत शक्ति या पावर पर आधारित है। पहले भी बताया गया कि डेरेनडाल्फ का जो संघर्ष सिद्धांत है या द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो शक्ति पर आधारित है, पावर पे आधारित है। इसी कारण वे सामाजिक यथार्थता का विश्लेषण शक्ति के संदर्भ में करते हैं, और यही कारण है कि ये जो सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं, सामाजिक सत्यता का जो अध्ययन करते हैं, सामाजिक तार्किकता का जो अध्ययन करते हैं, वो शक्ति के संदर्भ में ही करते हैं। उनका तर्क है कि प्रत्येक समाज की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति संघर्ष की होती है। तो कहते हैं कि प्रत्येक समाज में की अपनी एक विशेषता होती है कि उनमें संघर्ष जो है वो पाया जाता है। वह समूह जिनके पास शक्ति है वो अपने हितों की पूर्ति करते हैं, और वह समूह जिनके पास शक्ति नहीं है वह भी अपने हितों की पूर्ति के लिए भागदौड़ करते हैं। अब यहाँ देखें तो समाज में होता क्या है कि वह समूह जिसके पास शक्ति अधिक होती है या जो सक्षम होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं या अपने हितों की तो पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन वह समूह भी जिनके पास शक्ति नहीं है या शक्ति कम है वो भी अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। इस भाग दौड़ या संघर्ष में जिनके पास अधिकतम शक्ति है वो अपनी यथास्थिति बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। अब जो भाग दौड़ करते हैं ये, उस भाग दौड़ में जिनके पास शक्ति होती है वो अपनी यथास्थिति को कायम कर पाते हैं या अपने स्टेटस को बनाए रख पाते हैं या अपने स्टेटस को बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। लेकिन देर सवेर ऐसा अवसर भी आता है जब न्यूनतम शक्ति वाला समूह शक्तिशाली समूह के उसी के खंदक में गिरा देता है। अब ये कहते हैं कि देर सवेर कभी ऐसा भी समय आता है जिसके पास न्यूनतम शक्ति होती है वो क्या करता है, अधिकतम शक्ति वाले को जो है हरा देता है या उन्हीं के खंदक में उनको ढकेल देता है, और सामाजिक परिवर्तन के रथ के पहिए डेरेनडाल्फ के अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस प्रकार से डेरेनडाल्फ कहते हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन जो है वो होता है। चलिए अगला देखें, संघर्ष की कोख में सामाजिक परिवर्तन के बीज पलते हैं। तो ये कहते हैं कि संघर्ष के कोख में ही क्या होते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बीज पलते हैं, इसी के कारण जो है समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण डेरेनडाल्फ ये मानते हैं कि इतिहास में संघर्ष एक बहुत बड़ी सृजनात्मक शक्ति है। डेरेनडाल्फ मानते हैं कि इतिहास में संघर्ष जो है एक बहुत बड़ी सृजनात्मक शक्ति है, और संघर्ष समाज में बदलाव लाता है। अब संघर्ष क्या करता है, समाज में बदलाव लाता है, सकारात्मक बदलाव लाता है, सृजनात्मक शक्ति के रूप में जो है देखा जा रहा है। और डेरेनडाल्फ ने इसे सृजनात्मक शक्ति माना है, तो ये मान लिया जाए कि सकारात्मक बदलाव होता है समाज में, किसकी वजह से, तो संघर्ष की वजह से। अब यहाँ देखें तो एक चीज़ समझ लें, कार्ल मार्क्स ने भी यही बात कही थी कि पूंजीपति अपनी कब्र स्वयं खोद रहा है, वह सर्वहारा से पराजित हो जाएगा। यहाँ भी ये बात देखने को मिलती है कि ये कहते हैं कि जो जिनके पास शक्ति कम है वो देर सवेर क्या करेंगे, जो अधिकतम शक्ति वाले लोग हैं या समूह हैं उनसे संघर्ष करेंगे और उनको पराजित कर देंगे। और जब उनको पराजित करेंगे तो समाज में एक नई व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखें। तो डेरेनडाल्फ के अनुसार समाज में व्यक्ति की भूमिकाएं शक्ति एवं प्राधिकार से बंधी रहती हैं। किसी भूमिका में प्राधिकार अधिक होता है तो किसी में कम होता है। एक सत्ताधारी भूमिका समूह और एक शासित भूमिका समूह होता है। अब डेरेनडाल्फ ये कहते हैं कि समाज में जो व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं उनके साथ शक्ति और प्राधिकार, वह भूमिकाएं जो है शक्ति और प्राधिकार से बंधी होती हैं। जो भी हमारी भूमिकाएं होती हैं, जिन भूमिकाओं को हम समाज में ग्रहण करते हैं, जो भूमिकाएं हमको समाज में मिलती हैं, उन भूमिकाओं के साथ कुछ शक्ति और कुछ अधिकार भी हमको दिए जाते हैं। किसी भूमिका में अधिकार कम होते हैं तो किसी भूमिका में अधिकार अधिक होते हैं। जैसे आप देखें कि अगर प्रिंसिपल की भूमिका मिली है तो अधिकार अधिक मिलेंगे, अगर टीचर हैं आप तो अधिकार या प्राधिकार आपको कम मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है समाज में व्यक्ति की भूमिकाओं के साथ जो शक्ति और प्राधिकार है वो कम या अधिक मात्रा में होते हैं। एक सत्ताधारी समूह होता है और एक शासित समूह होता है। अब यहाँ पे आप देखें जिसको प्राधिकार या शक्ति अधिक होती है वो सत्ताधारी समूह भूमिका समूह होता है, और जिसके पास शक्ति और सत्ता कम होती है वो शासित भूमिका समूह होता है। सत्ताधारी भूमिका समूह जिसके पास प्राधिकार अधिक है वह लगातार इस प्रयास में लगा रहता है कि यथास्थिति बनी रहे। अब जिसके हाथ में सत्ता है, जो सत्ताधारी भूमिका समूह है, वो लगातार इस प्रयास में लगा रहता है कि भाई व्यवस्था जैसी है वैसी बनी रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना लाया जाए। लेकिन दूसरी ओर शासित भूमिका समूह बराबर इस बात के लिए संघर्ष करता रहता है कि संस्था की संपूर्ण शक्ति या प्राधिकार का नए सिरे से बंटवारा हो। यही समाज में संघर्ष के उदय का कारण बनता है। लेकिन वो जो वंचित समूह होता है, जो शासित लगातार
इस बात को लेकर संघर्षरत रहता है कि संस्था की संपूर्ण शक्ति या प्राधिकार का पुनर्बंटवारा किया जाए। कहने का मतलब जो अधिकार, शक्ति और अधिकार उसको कम मिले हुए हैं, किसी को अधिक मिले हुए हैं, तो फिर से पुनर्बंटवारा किया जाए जिससे कि उन्हें भी शक्ति और प्राधिकारों में हिस्सा मिल सके, और यही समाज में संघर्ष के उदय का कारण बन जाता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।